लॉरेंस का नाम सुनते ही गैंगस्टर से लेकर एक्टर्स तक हिल जाते हैं। लेकिन लॉरेंस का एक दुश्मन ऐसा है जो कल रात से ही खबरों में बना हुआ है। अगर 4 दिन बाद भी अगर आप ये कहानी देख रहे हैं ना, तो उसकी धमक में कोई कमी नहीं आएगी। नाम है उसका नीरज बवाना। कई लोग उसे नीरज बवानिया भी कहते हैं। बवाना गांव से है, इसलिए उसके नाम के साथ नीरज बवाना लगा हुआ है। ये नीरज बवाना कुछ घंटों के लिए जेल से आजाद हुआ, पैरोल पर बाहर निकला और दिल्ली में तहलका मच गया। उसके लिए सड़कें खाली करवा दी गई, गाड़ियों का पार्किंग बंद हो गया जहां उसे रोका जाना था। हॉस्पिटल में नॉर्मल लोगों को जाने से रोक दिया गया और सब कुछ सिर्फ हुआ किसके लिए? एक गैंगस्टर के लिए। लेकिन सवाल यह है कि एक गैंगस्टर के पीछे इतनी सुरक्षा क्यों है? पुलिस की इतनी बटालियन क्यों लगी हुई है? क्यों एक नीरज बवाना के लिए सड़कें खाली करवा दी गई, लोगों का आना जाना रोक दिया गया? आखिर नीरज बवाना है क्या चीज? और जब लॉरेंस जैसा गैंगस्टर भी जेल से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो नीरज बवाना को जेल से बाहर निकलने की आजादी कैसे मिल गई? इन सब चीजों के पीछे एक ह्यूमैनिटी एंगल है। दरअसल नीरज बवाना जो है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर पर कुछ घंटों के लिए जेल के बाहर निकला है और इतने में ही पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं। आपको मैं बताऊं, ये जो नीरज बवाना है ये बहुत ही कुख्यात गैंगस्टर है। और उसका दुश्मन कौन है? लॉरेंस बिश्नोई गैंग। सिद्धू मूसेवाला की जब हत्या हुई थी ना, उस समय भी इन दोनों के बीच में काफी क्लैश देखने को मिला था। और एक समय में तो ये दोनों एक ही जेल में थे और ऐसा लग रहा था पुलिस प्रशासन को, जेल प्रशासन को, कि कुछ हो ना जाए। और आज जब नीरज बवाना कुछ घंटों के लिए जेल से बाहर निकला है दिल्ली की सड़कों पर, तो ऐसा ही मंजर देखने को मिल रहा है। पुलिस भी खौफजदा, एक तरह से वो अलर्ट मूड पे हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, इस वजह से सुरक्षा एकदम टाइट कर दी गई है। तो पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जो नीरज बवाना है ये जेल से बाहर क्यों निकला है। तो देखिए, नीरज बवाना के जेल से बाहर निकलने के पीछे जो है ना, उसका पारिवारिक कारण। नीरज बवाना की जो पत्नी है वो इन दिनों बीमार चल रही है, हॉस्पिटल में भर्ती है, उन्हें कुछ सीरियस इशू है। इस वजह से नीरज बवाना को एक मानवीय संवेदना रखते हुए कुछ घंटे की इजाज़त दी गई है कि वो बाहर निकले, पैरोल पर वो बाहर आए। लेकिन ये पैरोल वैसा नहीं है जैसा आप फिल्मों में देखते हैं, क्योंकि पैरोल भी कई तरह के होते हैं। और नीरज बवाना को कुछ घंटे की कस्टडी पैरोल मिली है, मतलब वो जेल से बाहर तो निकलेगा लेकिन उसके साथ हमेशा पुलिस मौजूद रहेगी। और मेट्रो हॉस्पिटल करके एक हॉस्पिटल है दिल्ली में जहां उसकी पत्नी भर्ती है। और नीरज बवाना को इजाज़त है कि सिर्फ वो अपनी पत्नी और डॉक्टर से मिलेगा। इसके अलावा उससे कोई नहीं मिल सकता है, ना तो उसके गैंग के कोई लोग और ना ही उसके दुश्मन जो घात लगा कर बैठे हैं। पुलिस को इस बात का ही डर है कि नीरज बवाना जब निकला है जेल से बाहर तो कोई गैंगवार ना हो जाए, क्योंकि नीरज बवाना के बहुत सारे दुश्मन हैं, बहुत सारे जो इसमें ज़्यादातर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े लोग हैं। खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग नीरज बवाना का दुश्मन है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही एक एसोसिएट है काला जठेदी, वो भी नीरज बवाना का दुश्मन है। टिल्लू गोगी जो गैंग है वो भी इसका दुश्मन है, क्योंकि खुद नीरज बवाना भी इतना खूंखार गैंगस्टर है कि उसके बहुत सारे दुश्मन हैं। तो पुलिस को ऐसा लग रहा है कि ये खबर तो जग जाहिर है कि उसे पैरोल मिला है और वो जा रहा है, तो कहीं अस्पताल जाते के रास्ते या वहाँ से लौटने के रास्ते उस पर कोई हमला ना हो जाए। क्योंकि ये कोई नई बात नहीं, अभी पिछले दिनों मैंने आपको गैंग्स ऑफ पंजाब की कहानी सुनाई। उसमें 2 मर्डर तो ऐसे थे गैंग मेंबर के, जिसको पुलिस कस्टडी में रोक कर पुलिस से बंदूक छीन कर उसे मारा गया है। तो इस तरह का डर भी पुलिस को रहता है, इस वजह से सुरक्षा अपनाई गई है। नीरज बवाना को जिस गाड़ी से ले जाया जा रहा है वो एक लंबी बस की तरह आपको दिखेगी, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। उसमें ऐसा नहीं कि नीरज बवाना अंदर है, उसमें पहले एक कंपार्टमेंट है जिसमें पुलिस की बटालियन बैठी हुई है और आगे ड्राइवर वाला कंपार्टमेंट है। बीच में एक सील कंपार्टमेंट है जिसमें कि नीरज बवाना को बिठाया गया है, जो अस्पताल के कैंपस के अंदर जाकर खुलेगा। वहाँ पर पुलिस के साथ नीरज बवाना उतरेगा, वो अपने पत्नी से मिलेगा, उनके कुछ कॉन्सेंट फॉर्म वगैरह है, कुछ उसका अपना पर्सनल जो है उसके पत्नी के इलाज के संबंधित
वो काम करेगा, पत्नी से मिलेगा, डॉक्टर से मिलेगा, और उसके बाद फिर वापस वो उसी गाड़ी में बैठकर तिहाड़ जेल तक पहुंचेगा। मतलब आप समझिए कि एक गैंगस्टर के पीछे पुलिस का कितना रिसोर्स लग रहा है, दिल्ली सरकार का कितना रिसोर्स लग रहा है एक गैंगस्टर के पीछे। और ऐसा नहीं है कि ये गैंगस्टर कोई बड़ी चीज़ है, कोई नेता टाइप आदमी, इसलिए इतनी सुरक्षा दी जा रही है, सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई उसे मार ना दे। वजह सिर्फ इतनी है, नहीं तो एक नॉर्मल जिप्सी में बिठाकर भी अपराधी को पेरोल पर, कस्टडी पेरोल पर ले जाया जाता है। लेकिन ये गैंगस्टर ही इतना बड़ा है, इसके दुश्मन इतने सारे हैं कि उसके पीछे इतनी फील्डिंग लगाई गई है कि कहीं कोई उसका फील्डिंग ना सेट कर दे। तो इस तरह का पूरा माहौल बना हुआ है। अभी अगर आप न्यूज़ चैनल खोलेंगे तो हर जगह आपको नीरज बवाना की ही कहानी दिखाई देगी। लेकिन जिस नीरज बवाना की अभी हम बात कर रहे हैं, जो लोग क्राइम न्यूज़ को, क्राइम की कहानियों को हमारे साथ फॉलो कर रहे हैं या वो कहानी पढ़ते हैं, तो उन्हें पता होगा नीरज बवाना क्या चीज़ है। लेकिन जो नए लोग देख रहे हैं उनके लिए मैं आपको बताऊं कि नीरज बवाना जो है वो दिल्ली बेस्ड एक ऐसा गैंगस्टर है जिसने ख्वाहिश ये रखी थी कि उसे दिल्ली का दाऊद बनना है। और वो पूरी कहानी क्या है ना, आप एक बार डिटेल में सुनिए, तब आपको समझ में आएगा कि उसके पीछे इतनी सुरक्षा व्यवस्था क्यों लगाई गई है। क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है कि नीरज बवाना जेल से बाहर आया हो और सड़कें खाली हो गई हो। जब वो पेशी पे जाया करता था तो वो पूरा कोर्ट कैंपस खाली हो जाता था, जैसे कि कोई छुट्टी हो, सिर्फ एक गैंगस्टर के लिए। तो ये नीरज बवाना क्या चीज़ है जिसके कुछ घंटे का पेरोल भी दिल्ली में छुट्टी में बदल जा रहा है, सड़कें खाली हो जा रही है। उसकी आप पूरी कहानी सुनिए तो आपको समझ में आएगा, फिर हम आगे की बातचीत करते हैं। दिल्ली के सरकारी बसों में कंडक्टर का काम करने वाले प्रेम सिंह सहरावत सोचते हैं कि मेरा बेटा कोई बड़ा काम करेगा और घर खानदान का जो वो नाम है वो रोशन करेगा। लेकिन बेटे ने अपने तकदीर में खुद ही अपनी मर्जी से क्राइम लिख लिया और वो बन गया दिल्ली का मोस्ट वांटेड नीरज बवाना, जिसे दिल्ली का दाऊद कहे जाने लगा। और वो लॉरेंस बिश्नोई का एकमात्र सबसे बड़ा दुश्मन है, जो छाती ठोक के लॉरेंस बिश्नोई को खत्म करने का ऐलान करता रहता है। उसके ऊपर दिल्ली समेत 4-5 राज्यों में 100 से ऊपर लूटपाट, वसूली और कत्ल के मामले हैं। नीरज बवाना का डी कंपनी के गुर्गों के साथ भी कनेक्शन है और उसमें डेयरिंग तो इतनी है कि वो पुलिस कॉन्वॉय पर हमला करके अपने दोस्त अमित भूरा को भी भगा ले गया। पुलिस से 2 AK-47 राइफल भी छीन कर ले गया। लेकिन एक दिन पुलिस को पता चल ही गया कि मोस्ट वांटेड नीरज बवाना आखिर छुपा कहाँ है। वो चोरी छुपे अपने गांव भी आने वाला है। उसके बाद पुलिस उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन बवाना शुरू करती है। साल 2023 नवंबर का महीना, जगह उत्तर प्रदेश के देवबंद का कोर्ट परिसर। चारों तरफ सन्नाटा था। कोर्ट के अंदर जज मौजूद थे, लेकिन पूरा कोर्ट परिसर छावनी में बदल चुका था। वो कोर्ट जो हर वक्त वकील और मुनीम के चहल पहल से आबाद रहा करता था, उनके बीच पहले से मुनादी कर दी गई थी कि आज सभी अपने चैम्बर में ही रहे, कोई भी बाहर ना निकले। कुछ समय यूं ही खामोशी में बीता और फिर कोर्ट परिसर के गेट पर एक बख्तरबंद गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी के आसपास दसियों पुलिस वाले टेंशन में इधर उधर घूमने लगे और फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल से आई वैन का दरवाजा खुला और उसके अंदर से एक हट्टा कट्टा नौजवान बाहर निकला। ऊपर से नीचे काला कपड़ा और आंखें भी काले चश्मे से ढकी हुई थी। उसके गाड़ी से बाहर निकलते ही कई बुलेट प्रूफ जैकेट पहने पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं और उसे कोर्ट रूम तक लेकर जाते हैं। देखने में ये किसी हीरो से कम नहीं है, पर असल में वो है गुंडा, जिसे दिल्ली का दाऊद कहा जाता है, जिसके रहते हुए तिहाड़ जेल में छोटा राजन भी डरा हुआ है। वो खुद को मूसेवाला का दोस्त मानता है और लॉरेंस का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, जिसने मूसेवाले के कत्ल पर ऐलान किया था कि वो सिर्फ 2 दिन में ही लॉरेंस गैंग को खत्म कर देगा। और नाम है उसका नीरज बवाना। हालांकि उसका असली नाम नीरज सहरावत है,
बवाना तो दिल्ली के आउटर में एक गांव है जहां नीरज का जन्म हुआ था। वो सिर्फ 16 साल का ही था जब उसने किताबों का साथ छोड़ दिया और हाथ में बंदूक थाम ली। और लोगों से झगड़े करना और उनसे दुश्मनी लेना तो मानो उसका शौक था। शौक तो नशे का भी था उसे। छोटी सी उम्र से ही वो गांजे और अफीम के नशे में धुत रहता था। नीरज के लिए क्राइम वर्ल्ड कोई डेस्टिनी नहीं बल्कि वो डेस्टिनेशन था जहां पहुंचना उसका एकमात्र लक्ष्य था। मतलब क्राइम करना उसकी मजबूरी नहीं बल्कि उसकी पसंद थी। उसे दिल्ली का राजा बनना था जहां सिर्फ उसका ही सिक्का चले। अब देखिए, मुंबई तो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल माना जाता है। वहाँ पे बहुत सारे बिल्डर हैं, वहीं पर बहुत सारे गैंगस्टर भी हुए, कई तो डॉन भी खुद को कहने लगे। और वहाँ पे ये सब कुछ करना बहुत आसान था, वहाँ बहुत पैसा था। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में ये सब कुछ कर पाना उतना आसान नहीं था। लेकिन नीरज का सपना था कि वो बहुत बड़ा डॉन बने। पर नीरज के पिता चाहते थे कि वो किसी तरह गलत लड़कों का संगत छोड़कर कोई ढंग का काम करे जो एक इज्जतदार लोग करते हैं। लेकिन नीरज ने वही किया जो उसके दिल ने चाहा। वो एक जाट फैमिली से था, इसलिए जाति की दबंगई ने भी उसे क्राइम की दुनिया में बढ़ने को इंस्पायर किया। दूसरी तरफ नीरज का बड़ा भाई पंकज सहरावत पहले से ही क्राइम की दुनिया में कूद चुका था, तो छोटा भाई नीरज ने भी उसका हाथ थाम लिया। साल 2004 में अपने भाई के साथ मिलकर ही उसने दिल्ली के कोठी में डकैती को अंजाम दिया। पर हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण सभी के सभी पकड़े गए। नीरज उनमें सबसे छोटा था, लेकिन बहुत ही बेबाक भी था। कम उम्र होने की वजह से उसे हल्के में ही छोड़ दिया गया ताकि वो इन अपराधियों के साथ रहकर अपराधी न बन जाए। लेकिन छोड़े जाने के अगले साल ही 2005 में वो अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया और उसे जेल हो गया। अब देखिए, नीरज तो ये समझ चुका था कि ये बंबई तो है नहीं जहां पर गैंगस्टर डॉन उसको यूं चलते रोडों पर मिल जाए। यहाँ अगर गैंगस्टर से मिलना है तो सड़कों पर नहीं, जेल ही जाना होगा। अब इस बार उसका तिहाड़ जेल आना कुछ नया तो नहीं था, पर उसकी इस बार किस्मत बदलने वाली थी, क्योंकि जेल के अंदर उसकी मुलाकात होती है फजल उर रहमान से। ये वो आदमी था जो दाऊद के डी कंपनी के लिए दिल्ली संभालता था। फजल उर रहमान की पहुंच नीरज के लिए एक मौके जैसा था। उसने जेल के अंदर उससे दाऊद की इतनी कहानी सुनी कि नीरज ने तो ठान ली कि नीरज बवाना तो है ही वो, लेकिन अब उसे दिल्ली का दाऊद भी बनना है। यानी जिस तरह मुंबई में दाऊद का बोलबाला था, कुछ वैसा ही दिल्ली में वो अपने नाम से करना चाहता था। जेल के अंदर ही उसने फजल उर रहमान को अपना गुरु मान लिया, जिसने नीरज से वादा किया कि वो उसे जुर्म की दुनिया का एक्सटॉर्शन किंग बना देगा। अब डी कंपनी का तो काम ही यही था, बिल्डर से, बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर से, बड़े बड़े आदमियों को डरा धमका कर उनसे पैसा वसूलना। फजल उर रहमान भी यही वादा कर देता है नीरज से कि दिल्ली में वो उसकी धाक कुछ ऐसी ही बना देगा कि उसके एक इशारे पर कोई भी उसे करोड़ों रुपए दे देगा। इस वक्त तक तो नीरज ने सुरेंद्र मलिक उर्फ नीतू दबोदा के गैंग से भी हाथ मिला लिया था और उनके साथ ही लूटपाट, वसूली और हत्या जैसे अपराधों को अंजाम दे रहा था। साल 2010 तक तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, लेकिन 2011 में नीरज के दोस्त सोनू पंडित ने भी दाबोदा गैंग में एंट्री ले ली। अब वो एंट्री तो वो ले लेता है, लेकिन उसके एंट्री के बाद से ही नीतू दाबोदा और नीरज बवाना के बीच दूरियां बढ़ने लगती है दोनों दोस्त की वजह से, जिससे नीतू को ये भी लगने लगा कि सोनू और नीरज मिलकर कहीं उसके खिलाफ तो नहीं हो जाएंगे, कहीं वो दोनों मिलकर उसकी हत्या तो नहीं कर देंगे। फिर इसी डर में नीतू दाबोदा ने क्या किया कि सोनू पंडित जो था नीरज बवाना का खास दोस्त, उसकी हत्या करवा दी। यहीं से नीतू दाबोदा और नीरज बवाना के रास्ते अलग हो गए और दोस्त की मौत के वजह से उसका झगड़ा खूनी रंजिश में बदल गया। नीरज ने नीतू दाबोदा गैंग के लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उसने पूरे गैंग का सफाया कर दिया। इससे पहले कि नीरज नीतू दाबोदा तक पहुंच पाता, उसे अपने हाथों से मारता, पुलिस इनकाउंटर में नीतू ढेर हो गया। यानी नीरज बवाना के रास्ते से वो एकमात्र पत्थर खुद पर खुद ही हट चुका था। अब नीरज बवाना का दिल्ली पर एक छत्र राज हो गया। उसका गैंग अपराध के मामले में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता चला गया। पूरे दिल्ली एनसीआर पर उसका ऐसा कब्जा हो गया
जैसा मुंबई में बड़े बड़े डॉन का होता था। नीरज अब एक्सटॉर्शन के फील्ड में भी उतर गया, जो उसका सपना था। तो वो अब जहां भी कॉल घुमाता वहां से मोटी रकम उस तक पहुंच जाती। धीरे धीरे उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि साल 2012 के मई महीने में दिल्ली के नरेला से ही एक तत्कालीन विधायक थे सत्येंद्र राणा, उसने उसको भी फोन घुमा दिया और धमकी दे दी कि अगर अपनी जान की हिफाजत चाहते हो तो 50 लाख रुपये भिजवा दो, नहीं तो अंजाम झेलने के लिए तैयार रहो। फिर आगे 2014 में नीरज ने सोनू पंडित की हत्या में शामिल एक और दाबोदा गैंग के मेंबर संदीप टकेसर को भी मरवा दिया। नीतू दाबोदा तो मर चुका था, लेकिन उसके नाम पर गैंग फिर से खड़ा हो गया था, जिसकी कमान अब पारस, गोल्डी और प्रदीप भोला के हाथ में आ गई थी। लेकिन नीरज ने तो जैसे कसम ही खा ली थी कि जिस गैंग ने उसके दोस्त को मारा है उस गैंग को खत्म करके ही रहेगा वो। अब देखिए, दरअसल होता क्या है ना कि ये गैंग वैंग इसी सिद्धांत पर चलता है कि अपने दुश्मन को खत्म करते रहो और लोगों के नज़र में और ताकतवर हो और धाक बनाओ, जिससे कि वो आपको सीरियस लेना शुरू करे। ऐसे में दाबोदा गैंग को खत्म करना नीरज बवाना के लिए अपने शान और आन बान की बात थी। फिर साल 2014 में ही अप्रैल के महीने में दिल्ली के रोहिणी कोर्ट कैंपस में प्रदीप भोला की पेशी थी और उसी दौरान ही उसके हत्या का प्लान बनाया गया। रोहिणी कोर्ट परिसर में 10 बदमाश हत्या के लिए तैनात कर दिए गए। सारे शूटर्स भी तैयार थे, लेकिन पुलिस को न जाने कैसे इस बात की खबर लग गई और नीरज बवाना के जितने भी लोग कोर्ट कैंपस में मौजूद थे वो पकड़े गए। पुलिस की इस धरपकड़ से नीरज बवाना का ये पूरा प्लान फेल हो गया, लेकिन वो दोस्त की मौत के बदले की आग में जल रहा था। उसे किसी भी हाल में उस गैंग के एक एक मेंबर को मारना था। नीरज भले ही गुंडा था, बदमाश था, लेकिन दोस्ती वो पूरी निभाता था। उसके इसी दोस्ती का एक और किस्सा भी सुनने को मिलता है, मैं आपको वो भी अभी सुना ही देता हूँ। 2014 की बात है, दिसंबर का महीना था, साल का आखिरी महीना। नीरज बवाना का एक साथी था अमित भूरा, देहरादून जेल में वो बंद था। एक हत्या के आरोप में बागपत कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी थी, उसकी पेशी थी। इसी सुनवाई के लिए देहरादून जेल से बागपत कोर्ट तक पुलिस कस्टडी में उसे लाया जा रहा था। उसी बीच रास्ते में 10 से 12 लोग एक एसयूवी में भरकर आए, पुलिस के ऊपर मिर्ची स्प्रे और गोलीबारी कर दी। अमित भूरा को भगाकर नीरज बवाना अपने साथ ले गया। इसके साथ ही उसने पुलिस से 2 AK-47 राइफल भी लूट ली और वो फरार हो गया। इस मामले में भी नीरज बवाना का नाम सामने आया। उसे पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर भी कई सर्च ऑपरेशन चलाए, जिसमें पुलिस ने नीरज बवाना के 35 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन एक नीरज बवाना था जो पुलिस के हाथ आ ही नहीं रहा था। इस समय तक नीरज बवाना मोस्ट वांटेड अपराधी बन चुका था। पुलिस को किसी भी हाल में बवाना चाहिए था, लेकिन वो बोतल से निकले जिन की तरह कहां गायब था, इसका किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। कुछ महीने गुजरे और आया साल 2015 का अप्रैल महीना। पुलिस को नीरज बवाना की खबर लग गई कि वो चोरी छिपे अपने घर आने वाला है बवाना। पुलिस की तैयारी शुरू हो गई और सभी ने मिलकर ऑपरेशन बवाना शुरू कर दिया। लेकिन इस ऑपरेशन बवाना में क्या हुआ, ये कैसे लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा दुश्मन बना, आखिर क्यों ये छोटा राजन के जान के पीछे पड़ा है, ये सब कुछ जानेंगे आप अभी आगे। दिल्ली के सबसे बड़े गैंगस्टर नीरज बवाना की तलाश दिल्ली पुलिस समेत कई राज्यों को पुलिस को कई महीनों से थी। उसे पकड़ने के लिए ऑपरेशन बवाना भी चलाया जा रहा था, लेकिन नीरज के मूवमेंट की कोई खबर लग नहीं रही थी। फिर एक दिन पुलिस को अपने एक खुफिया इन्फॉर्मर से खबर मिली कि मोस्ट वांटेड डॉन रात के अंधेरे में अपने घर वालों से मिलने बवाना पहुंच सकता है। इनपुट इतनी सटीक थी कि पुलिस के पास बवाना के कार का कलर और रजिस्ट्रेशन नंबर भी मौजूद था। इसी इनपुट के आधार पर आनन फानन में दिल्ली पुलिस की सबसे एलिट फोर्स यानी स्पेशल सेल ऑपरेशन बवाना को अंजाम देने की तैयारी में लग जाती है। सबसे धाकड़ और माहिर पुलिस अफसरों की एक खास टीम तैयार की जाती है और फिर सुपर कॉप रात के अंधेरे में ही तय लोकेशन पर ट्रैप लगाकर बैठ जाते हैं। इस मोस्ट वांटेड नीरज बवाना का इंतजार करने लगते हैं। करीब 35 मिनट का वक्त यूं ही गुजर जाता है और तभी पुलिस को एक कार नजर आती है जिसका वो काफी देर से इंतजार कर रहे थे। उन्हें उस गाड़ी का कलर भी पता था, नंबर भी पता था, कार के अंदर जो बैठ रहा था उसके बारे में भी पता था।
फिर क्या, जैसे ही सब कुछ मैच हुआ, स्पेशल सेल के तेज तर्रार ऑफिसर कार को घेर लेते हैं और उन्हें रुकने का इशारा किया जाता है। मगर यहाँ होता वही है जैसा अक्सर अपराधियों का पुलिस के सामना होने पर होता है। अपराधी बचने की कोशिश करते हैं और पुलिस को देखते ही कार में बैठे बदमाश अचानक फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिस भी इस बार पूरी तैयारी में थी। वो बवाना को पकड़ने ही आए थे, उसे न्यूट्रलाइज करने आए थे। उन्होंने भी क्रॉस फायरिंग शुरू कर दी और फिर थोड़े ही देर में नीरज बवाना को ये समझ आ गया कि अगर उसने अभी हथियार नहीं डाला तो उसका एनकाउंटर होना तो तय है, क्योंकि उसके सामने जो पुलिस फोर्स थी वो इसी मकसद से यहाँ पहुंची थी कि नीरज बवाना को आज पकड़ना है, चाहे जिंदा या मुर्दा। इसलिए नीरज बवाना ने समझदारी दिखाते हुए सरेंडर कर दिया और अपने एक साथी मोहम्मद राशिद के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जेल जाने के बाद भी नीरज बवाना बदला नहीं। तिहाड़ जेल तो उसके लिए वो जगह था जहां से एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि सभी आप अपने भाईचारा से मिलते हैं, वो जगह थी वो उसके लिए। क्योंकि दिल्ली दिल्ली है, मुंबई नहीं। क्योंकि वहाँ एक समय पर जो भी डॉन होते थे बड़े बड़े, वो हथियार लहराते हुए सड़क पर निकलते थे और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनके खिलाफ कुछ बोल पाए। लेकिन इस तरह का रसूख दिल्ली में दिखा पाना पॉसिबल नहीं था। इसलिए तिहाड़ जेल ही वो जगह थी जहाँ पर देश भर से जो भी मोस्ट वांटेड क्रिमिनल होते थे वहाँ मौजूद होते थे। अब जब नीरज बवाना तिहाड़ जेल के अंदर पहुँचा तो वहाँ भी उनको उन सभी का साथ मिला। इस बार तो एक बादशाह की तरह वो तिहाड़ जेल में पहुंचा, जिसके नाम और चर्चे पहले से ही बहुत थे। जेल में अब उसकी दोस्ती यहाँ पर नवीन बाली, राहुल काला, सुनील राठी से हुई, जो बाद में उसके गिरोह का हिस्सा बन गए। उसमें से नवीन बाली जो था वो तो नीरज का राइट हैंड बन गया और उसके गैंग को ऑपरेट करने लगा, जेल के अंदर से ही और जेल के बाहर से भी। उसी साल 2015 के अगस्त में पुलिस पेशी के बाद कोर्ट परिसर से नीरज बवाना को लेकर वापस आ रही थी और कैदी वाले उस गाड़ी में दो बदमाश पहले से ही मौजूद थे, नीतू दामोदर गैंग के प्रदीप भोला और पारस गोल्टी। ये वही प्रदीप भोला था जिसके बारे में मैंने आपको कहानी के पहले हिस्से में बताया था, जिसे मरवाने की कोशिश नीरज बवाना ने नोहिनी कोर्ट में किया था। वहां पर 10 लोगों की फील्डिंग भी बिछाई थी, लेकिन प्लान फेल हो गया और सभी के सभी गिरफ्तार हो गए। लेकिन इस बार दुश्मन उसके सामने थे, उस वैन के अंदर ही। अपने साथी राहुल काला के साथ मिलकर उन दोनों के ऊपर नीरज बवाना हमला कर देता है कार के अंदर ही, और प्रदीप भोला और पारस गोल्डी को वैन में ही मौत की नींद सुला दिया जाता है। नीरज तो पहले से ही जेल में बंद था और आगे भी रहा, लेकिन उसके शूटर्स बाहर अपराध की दुनिया में लगातार जबरदस्त तरीके से उसका नाम फैला रहे थे। नीरज बवाना के इशारे पर एक के बाद एक उसके घोर दुश्मनों को रास्ते से हटाया जा रहा था। उसी साल 2015 में ही नीरज का बड़ा भाई और उसकी मां दोनों ही इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अवैध हथियारों और कारतूस के साथ पकड़े गए। ये जो एयरपोर्ट है ये देश की राजधानी दिल्ली में है और उस एयरपोर्ट से वो हथियार और कारतूस कोलकाता ले जाने की कोशिश में थे। मतलब दिल्ली का ये डॉन अब कोलकाता में भी कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा था। यूं ही इसे नहीं दिल्ली का दाऊद कहा जाता था। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात देखिए क्या है कि नीरज अब ऐसा गुंडा बन गया था जिसने अपने काम को पूरा करने के लिए अपने मां का इस्तेमाल करने से पहले भी नहीं सोचा। उसके हैवानियत का एक किस्सा तो और भी सुनने को मिलता है कि साल 2019 में नीरज बवाना अपनी चचेरी बहन और उसके बॉयफ्रेंड अमित की हत्या करवाने की कोशिश करता है। इस कोशिश में लड़का तो मारा ही जाता है, बहन भी बुरी तरह से घायल हो जाती है। सोच कर देखिए कि ये कितना खतरनाक बन गया था, जो अपने परिवार वालों को भी नहीं छोड़ता था अगर बात उसके खिलाफ गई थी। ऐसे में उसके दुश्मनों का डरना तो लाजमी था ही, और उसके दुश्मन के लिस्ट में ही एक नाम छोटा राजन का भी है। अब देखिए, छोटा राजन तो मुंबई का डॉन था। दाऊद के बाद वो मुंबई में खुद को ही सबसे बड़ा डॉन समझता था, तो उसका नीरज बवाना से क्या कनेक्शन है। तो अब देखिए एक चीज़ कि ये जो छोटा राजन था मुंबई में, वो 93 के ब्लास्ट के बाद दाऊद का दुश्मन बन गया, और नीरज का कनेक्शन यहाँ दाऊद के गैंग के साथ भी हो रहा था। अब ऐसे में जो दाऊद का दुश्मन था वो तो नीरज बवाना का भी दुश्मन हुआ। और कहते तो ये भी है कि डी कंपनी ने छोटा राजन को मारने के लिए नीरज बवाना को सुपारी भी दी थी। वो जेल के अंदर ही छोटा राजन का काम तमाम करने की तैयारी में था, लेकिन जेल अधिकारियों को इस बात की भनक लग गई और जेल की सुरक्षा
बढ़ा दी गई और छोटा राजन को जेल के दूसरे बैरक में शिफ्ट कर दिया गया, जहां तक नीरज बबाना की पहुंच न हो सके। लेकिन अगर ये खबर पुलिस को नहीं लगती तो आप सोचिए कि आज कहानी ही दूसरी होती और तिहाड़ जेल के अंदर हुए सबसे बड़े अपराध में से एक गिना जाता इस कांड को। हालांकि अगर आज के तारीख में नीरज बबाना की दुश्मन की बात करें तो उसका नंबर 1 दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई है। एक समय में दोनों ही तिहाड़ जेल के अंदर बंद थे, दोनों ही तिहाड़ जेल के अंदर ही अलग अलग हाई सिक्योरिटी बैरक में थे। उसी समय पंजाबी सिंगर और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी हो गई। नाम आया उसमें लॉरेंस गैंग का। गोल्डी बरार था इसके पीछे, कहानी मैंने अभी सुनाई थी आपको। अब मूसेवाला नीरज बबाना का खास था, नीरज बबाना उसे अपना दोस्त मानता था। मूसेवाला की हत्या की खबर मिली तो नीरज एकदम से बिफर गया और उसने 2 दिन में मूसेवाला के हत्यारों को मारने की धमकी दे डाली, यानी लॉरेंस गैंग के लोगों को और लॉरेंस को मारने की धमकी दे डाली। इस धमकी से पुलिस विभाग में तो हड़कंप मच गया। पंजाब और दिल्ली में गैंगवार की आशंका जताई जाने लगी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई आज भले ही नेशनल लेवल पर एकदम डॉन बनकर उभर रहा है, लेकिन उस वक्त वो पंजाब का एक बड़ा गैंगस्टर था। अब ऐसे में दिल्ली का डॉन और इधर पंजाब का डॉन, तो गैंगवार की आशंका तो लगाई ही जा रही थी। हालांकि गैंगवार तो इन गैंगों के बीच में चलता ही रहता है, लेकिन कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला जैसा कि नीरज बबाना ने धमकी दी थी, ऐलान किया था। फिर पुलिस वालों ने भी राहत की सांस ली। आज लॉरेंस तो साबरमती जेल में बंद है, लेकिन नीरज बबाना आज भी तिहाड़ जेल में बंद है और उसका रसूख ऐसा चलता है कि इन दिनों उसे कोर्ट में पेश करने के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। कहानी के पहले भाग के शुरुआत में ही मैंने बताया था कि एक अकेला उसके पेशी के लिए कैसे पूरे कोर्ट कैंपस को जो है देवबंद में खाली करना पड़ा। ये गैंगस्टर जेल में जरूर है, लेकिन कभी भी कुछ भी कहीं भी कर सकता है। तो आपने सुना कि नीरज बबाना के लिए कोई नई बात नहीं थी कि उसके पहुंचने पर रोड खाली हो जाए। वो पेशी के लिए जाता था तब भी सड़कें खाली हो जाती थी, और अभी तो वो अपनी पत्नी के लिए बाहर निकला था कुछ घंटे के लिए, तो एक ह्यूमैनिटी एंगल देखते हुए ही हाई कोर्ट ने उसे कुछ घंटे का कस्टडी पैरोल दिया था। तो उम्मीद है कि नीरज बबाना से जुड़ी जो पूरी कहानी वो आपको समझ में आ गई होगी। और अगर मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मन में जो कुछ भी है लिखिए, और मन में जो कुछ भी है वो लिखिएगा ज़रूर। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ ऐसे ही हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।